हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज के अंदर। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट सा जेनेटिक्स का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, वंशागति के नियम। अपन पीछे की क्लासों में पढ़ रहे थे जिसमें हमने मेंडल जी के प्रभाविता के नियम को देख लिया था और पृथक्करण के नियम को देख लिया था। और उसमें हमने ये देखा था कि प्रभाविता का नियम अब नियम नहीं बचा है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अपवाद थे, तो हमने पृथक्करण के नियम को ही प्रथम नियम समझा था। वंशागति के अब अपने पास में दो ही नियम है, जिसमें प्रथम नियम हमने पृथक्करण का नियम देख लिया था और आज अपन देखने वाले हैं वंशागति का दूसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह है वंशागति का दूसरा नियम है और यह है द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर या एकल संकर संकरण के ऊपर आधारित जो नियम देखा था वो एक तो प्रभाविता वाला था और दूसरा पृथक्करण का नियम था। अब मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस हिसाब से बने कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप क्या समझते हो। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल जी के नियम को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था या एकल संकर संकरण के अंदर हमने देखा था कि मेंडल जी ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में से यदि हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब एक जीन की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन आज अपन यहाँ पे बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई का मतलब क्या होता है, 2 जोड़ी हो जाएंगे, मतलब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे, या 2 जीन की वंशागति का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। यदि कोई पूछ ले कि ट्राई हाइब्रिड क्या होता है तो 3 जोड़ी, टेट्रा हाइब्रिड क्या होता है तो 4 जोड़ी, पॉली हाइब्रिड क्या होता है तो 4 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसको हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस बोल देंगे। आज अपना है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन यहाँ पे अपन करने वाले हैं। अब ये नियम क्या कहता है, और पहले आपको ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मेंडल जी ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे दिया था जिसके ऊपर पृथक्करण का नियम दिया था, उसी पृथक्करण के नियम के ऊपर आधारित ये नियम है। मतलब जो बातें मेंडल जी समझाना चाह रहे थे वो बातें अपने पृथक्करण के नियम में आ चुके थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मेंडल जी ने वहां पे एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था और यहाँ पे 2 जोड़ी लेकर के मेंडल जी देखना चाहते हैं कि क्या 2 जोड़ी लेंगे तो भी यही काम होगा का। तो जो काम पृथक्करण के नियम में एक जोड़ी लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करके किया था वही काम यहाँ पे 2 जोड़ी से होने वाला है। अब इस नियम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है वो अपने को देखनी है कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्ययन के नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने देखा था कि प्रभाविता के नियम का अपवाद आया था लेकिन पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं था। उस हिसाब से यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित ये जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है इसका एक अपवाद निकल के आया और उस अपवाद को हम बोलते हैं सहलगनता या फिर लिंकेज। अब इस सहलगनता और ये नियम जो क्या कह रहा है, इस दोनों पॉइंट को अपन एक सिंपल से एग्जांपल को लेकर के देखते हैं। भाई ये नियम ये समझाना चाह रहा है, मान लो अपने पास में कोई एक सिक्का है, मान लो कि ये इंडिया का सिक्का है और इधर हमने लिया है मान लो ये अमेरिका वाला सिक्का है। ये इंडिया का हो गया, ये अमेरिका वाला हो गया और इसमें एक हेड होगा एक टेल होगा, इसमें भी एक हेड होगा और एक टेल होगा। मेंडल जी ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि इन दोनों सिक्कों को अलग अलग तरीके से या फिर अपन एक ही टाइम के ऊपर उछालते हैं इनको, तो दोनों ही सिक्कों के अंदर मान लो कि इस सिक्के को उछाला इस सिक्के को उछाला, अब इस सिक्के को उछाला तो इसमें मान लो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, और इस सिक्के को उछालेंगे तो इसमें भी यही प्रायिकता रहेगी कि इसमें भी हेड आ सकता है इसमें भी टेल आ सकता है। तो मेंडल जी यही बात इस स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में बोलना चाह रहे हैं कि 2 जीन है, यहाँ पे 2 सिक्के हैं और मेंडल जी यहाँ पे 2 जीन की बात कर रहे हैं कि 2 जीन एक साथ में जा रही है और दोनों जीन है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होने वाली है अगली जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों सिक्के हैं, मैं दोनों सिक्के को मेरे दोनों हाथ में ऐसे रख लूंगा, मान लो ये मेरे पास में दोनों सिक्के हैं। अब मैं इन दोनों सिक्कों को उछालूंगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर हेड ही आएगा, ये पहले से फिक्स नहीं है, और जरूरी ये भी नहीं है कि दोनों के अंदर टेल आएगा। हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, हो सकता है कि इसमें टेल आ जाए। ये बात मेंडल जी यहां पे जीन के बारे में समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अपवाद निकल करके ये आ गया कि मैं यदि इन दोनों सिक्कों को उछालूंगा तो दोनों में ही हेड आएगा,
और दोनों में ही टेल आएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई मेरे पास में दो सिक्के हैं, मैंने दोनों को उछाला और मैं चाहता हूं कि मेरे पास में दोनों में टेल आने चाहिए या फिर दोनों में हेड आने चाहिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये बात समझा रही है लिंकेज। कैसे? मान लो कि अपने पास में दोनों अलग अलग सिक्के हैं और मैं इन दोनों सिक्कों को आपस में जोड़ दूं, यहां पे दोनों सिक्कों को, और दोनों सिक्कों के ऊपर ही मैं ऊपर वाले पोर्शन के अंदर हेड रख दूंगा दोनों के अंदर, और पीछे वाली साइड के अंदर टेल रख दूंगा। अब मैं दोनों को एक साथ में उछालूंगा तो या तो इनमें हेड आएगा या फिर दोनों में ही टेल आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। और यदि दोनों को अलग अलग उछाल रहा हूं मैं, मान लो इनको ज्वाइंट ना करके वैसे उछाल रहा हूं, तो इनको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब यहां पे दो जीन थी और दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी के अंदर एक्सप्रेस हो रही थी, लेकिन मैंने इन दोनों जीन को जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया है तो इनकी वंशागति एक साथ में ही होगी और इन ये एक्सप्रेस होगा वो एक साथ में होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। तो ये तो कोई वैसे अपवाद वाली बात नहीं हुई, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में अभी भी ये बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सहलगनता किसका अपवाद है? सहलगनता किसका अपवाद है? तो अपना आंसर है स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। दूसरा उसी को घुमा के पूछ लेगा कि स्वतंत्र अपव्यय नियम का अपवाद क्या है, तो अपन लिख देंगे सहलगनता। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो अपना यहां पे हो गया है। अब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण अपन ले रहे हैं, तो दो जोड़ी के अंदर अपन क्या लेंगे? मान लो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, उसमें हमने एक तो ले लिया बीज का आकार और दूसरा ले लिया हमने बीज का रंग। दोनों लक्षणों को लिया अपने। अब बीज के आकार को कंट्रोल करके रखने वाली जो जीन है वो वाली जीन है आर जीन, और बीज के रंग को कंट्रोल करके रखने वाली जीन है वो है कैपिटल वाई जीन। अब इस आर जीन के दो अलील होते हैं, अलील या फिर अपन युग्म विकल्पी जीन को बोलते हैं। आर जीन के दो अलील, जैसे टी कैपिटल टी जीन के दो अलील हुआ करते थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। वैसे यहां पे कैपिटल आर है तो इसके दो अलील है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। कैपिटल आर गोल और स्मॉल आर झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। फिर बीज के रंग के अंदर कैपिटल वाई जीन है, तो इसमें कैपिटल वाई तो पीले रंग को रिप्रेजेंट कर रही है और स्मॉल वाई है वो हरे रंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोनों लक्षणों को एक साथ में लेकर के अपन यहां पे क्रॉस करवाने वाले हैं। जैसे मेंडल जी ने एक प्लांट लिया था जिसको हम मान सकते हैं यहां पे जनक पीढ़ी, ये मेंडल जी ने जनक लिए थे और जनक में कौन कौन से प्लांट लिए? एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें गोल व पीले हैं और एक झुर्रीदार व हरे बीज है। अब गोल वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, पीले वाले को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है, झुर्रीदार वाले को स्मॉल आर और हरे वाले को स्मॉल वाई। मतलब ये वाले तो है प्रभावी लक्षण, ये तो है प्रभावी लक्षण और ये है अप्रभावी लक्षण। जो बड़े होते हैं उनको हम प्रभावी बोलते हैं, जो छोटे होते हैं उनको हम अप्रभावी। जैसे वहां पे हमने कैपिटल टी लिया था प्रभाविता के नियम के अंदर, तो कैपिटल टी क्या थे? प्रभावी लक्षण जो कि लंबापन को शो कर रहे थे, और स्मॉल टी जो कि बोनापन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहां पे हमने ये दो प्लांट्स ले लिए। अब इनके अपने को क्या बनाने पड़ेंगे? युग्मक बनाने पड़ेंगे। दो कैपिटल आर है, इसमें से एक आर ले लो, दो कैपिटल वाई है, इसमें से एक वाई ले लो, दो स्मॉल आर है, इसमें से एक आर ले लो, दो स्मॉल वाई है, इसमें से एक वाई ले लो। तो अपने पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये गेमेट बन गए हैं। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, तो आप क्रॉस करवा के देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास में आता है कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब ये कैपिटल आर इसके साथ में क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ में क्रॉस करेगी तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगी। ये अपने पास में क्या मिल चुकी है? F1PD मिल चुकी है। और F1PD के अंदर अपन देख सकते हैं कि मेंडल जी के अकॉर्डिंग प्रभावी लक्षण ही आते हैं F1PD के अंदर। तो यहां पे जो प्रभावी लक्षण है वो अपने कौन से थे? गोल व पीले। अब यहां पे 100% विषम युग्म जी गोल व पीले अपने को मिले हैं। अब यहां पे अपने को समझना है कि यहां पे गोल और पीले, हरे और झुर्रीदार ये सारे के सारे एक जगह पे मिक्स हो रखे हैं। अब ये साथ में रहने के बावजूद भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन F1PD का स्वपरागण करवाएंगे तो F2PD के अंदर ये अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होने वाले हैं। जैसे यहां पे अपने को F1PD के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से दिखाई दिए हैं? गोल व पीले वाले दिखाई दिए हैं, झुर्रीदार और हरे वाले दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन जैसे ही F2PD बनाएंगे तो गोल पीले अलग हो जाएंगे, झुर्रीदार हरे अलग हो जाएंगे, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए अपन स्वतंत्र अपव्यय का नियम बोलते हैं। अब यहां पे अपन बात करते हैं F1PD अपने पास में मिली थी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है? F2 जनरेशन मिलने वाली है। ये जो चेकर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये F2PD का है, पुनेट वर्ग वाला। ठीक है।
अब दिक्कत यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आती है, मुझे पता है स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 गेमिट अपने बना रखे हैं ये वाले, इसके अंदर दिक्कत आती है। यदि ये बन जाए तो फिर ये टेबल बनाना बहुत इजी वे में हो जाता है अपना काम। अब गेमिट बनाने के 2 अलग अलग तरीके हैं अपने पास में। जैसे मान लो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके कितने गेमिट बनेंगे? तो गेमिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि कितने गेमिट बनेंगे। तो गेमिट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n यहां पे होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, विषम युग्मजी की संख्या। तो इसके अंदर अपने को कितनी विषम युग्मजी दिखाई दे रही है? एक तो ये विषम युग्मजी, एक ये विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी क्या होते हैं? दोनों युग्मक असमान होते हैं, तो ये विषम युग्मजी हो गए। तो 2 विषम युग्मजी अपने पास में है, तो n बराबर अपने पास में कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 कितने युग्मक बनेंगे? 4। पहले तो ये कन्फर्म कर लेना अपने को कि 4 गेमिट बनने वाले, 4 से ज्यादा बनने वाले नहीं है। अब इसके अंदर अपने को एक तो कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, इससे कैसे गेमिट बनाएंगे? तो हम यहां पे ये देखेंगे कि इस कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ में कभी भी आर नहीं जाएगा। इस रूल को अपने को फॉलो करना है कि आर के साथ में ना तो कैपिटल आर जाएगा ना ही स्मॉल आर जाएगा। स्मॉल आर के साथ में ना तो स्मॉल आर जाएगा ना कैपिटल आर जाएगा। आर के साथ में हमेशा और हमेशा वाई जाने वाले हैं, भले ही वो कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो। तो हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिए। अब बच गए अपने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो एक बार तो अपने कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई चला गया, तो एक गेमिट तो मिल गया अपने को कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक बार इस कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई चला गया, तो गेमिट मिल गया अपने को कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद में स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई जा रहा है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद में स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई जा रहा है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये कितने गेमिट बन गए अपने पास में? 4 गेमिट बन गए हैं। दूसरा तरीका सिंपल सा ये रहता है अपने पास में, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका अपन इस हिसाब से क्रॉस करवाएंगे, जैसे ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ में जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ में जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ में जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में जाएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस हिसाब से भी गेमिट बना सकते, इस हिसाब से भी गेमिट बना सकते। अब गेमिट अपने पास में कौन से आगे है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। ऊपर वाले को भले ही आप मेल मान लो फीमेल मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार 4 गेमिट इधर लिख देंगे, एक बार 4 गेमिट इधर लिख देंगे। अब ऑफ स्प्रिंग कितनी बनेगी? प्रोजेनी कितनी बनेगी? तो प्रोजेनी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 की पावर n। अब n यहां पे कितने हैं? 4 है, तो 4 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो यहां पे अपने पास में जो प्रोजेनी मिलने वाली है वो 16 बनने वाली है, इसलिए अपन ने पहले से फिक्स कर लिया है, 16 डिब्बे बना करके तैयार कर लिए हैं। अब ये टेबल कैसे फिल करते हैं अपन? जैसे ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ में जाएगा तो कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ में जाएगी तो कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ में कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ में तो कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ में तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ में जाएगी तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस हिसाब से सारी के सारे टेबल अपन फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जिस हिसाब से इसका किया है उस हिसाब से मैं आपको इसका समझा देता हूं, नॉर्मली लास्ट वाले का, कि स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ में जाएगा तो हम यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत रट्टा मारने वालों की यहीं पे आती है। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी होता है वो पहले आता है। तो यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं। यहां पे अपन ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई है तो यहां पे पहले बड़ी वाली आएगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई। इस हिसाब से लिख दिया। इस स्मॉल आर को इस स्मॉल आर के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल आर बचेगा। इस स्मॉल वाई को इस कैपिटल वाई के साथ में करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। इस स्मॉल आर को इस स्मॉल आर के साथ में स्मॉल आर आ गया। इस स्मॉल वाई को करवाएंगे तो यहां पे स्मॉल वाई मिल जाएंगे। अब अपने को यहां पे ये देखना है कि कौन कौन से कलर के बीज यहां पे दिखाई दिए हैं अपने को। तो इसमें टेबल के अंदर अपन आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जीनोटाइप की बात कर लेंगे। जीनोटाइप की तो सबसे पहले अपन फिनोटाइप निकालेंगे। इसके फिनोटाइप
फिनोटाइप के अंदर अपने को मिलने वाले हैं एक तो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, ये मिलने वाले हैं। इस टेबल के अंदर अपन देखेंगे, बात करेंगे तो अपने को गोल और पीले मिलने वाले हैं 9, गोल और हरे मिलने वाले हैं 3, झुर्रीदार और पीले मिलने वाले हैं 3, झुर्रीदार और हरे मिलने वाले हैं 1। कैसे? झुर्रीदार और हरे आपको इसी डिब्बे के अंदर देखने को मिलने वाले लास्ट में, उसके अलावा इस पूरे टेबल के अंदर झुर्रीदार और हरे आपको नजर नहीं आने वाले हैं। अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक रहती है इनको याद रखने की। जैसे फिनोटाइप अपन याद तो कर लेते हैं कि 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है, 9:3:3:1, 93:31 मिलता है अपने को। लेकिन क्वेश्चन अपने को यह भी पूछ लिया जाता है कि 9 कौन से कलर के मिले हैं, 3 कौन से कलर के मिले हैं, 3 कौन से कलर का मिला, 1 कौन से कलर का मिला, ये बात अपने से पूछ लिया जाए तो इसकी एक ट्रिक रहती है, गोपी गो हरे झूपी झू हरे, गोपी गो हरे झूपी झू हरे। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा गोपी गो हरे झूपी झू हरे, ये ट्रिक मिल गई। अब गोपी तो है 9, गो हरे है 3, झूपी है 3, झू हरे है 1। अब अपने से पूछ लिया कि 9 क्या है, तो 9 है गोल और पीले, 3 क्या है गोल और हरे, 3 क्या है झुर्रीदार और पीले, 1 क्या है झुर्रीदार और हरे। इस हिसाब से उसके बाद में अपन बात करते हैं इनके जीनोटाइप की। यदि जीनोटाइप अपन बात करेंगे तो जीनोटाइप के अंदर अपने को रेशियो मिलने वाला है 12:24, 12:121 और इनके बीच में ये रेशियो का साइन बना देंगे 12:24, 12:121। ये सिंपल सी ट्रिक रहती है, 12:24, 12:121, 93:31 ये तो है फिनोटाइप, 12:24, 12:121 ये क्या है जीनोटाइप होता है। अब ये रेशियो आया कैसे है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं अपन, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस वाला और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला। उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपना जो फिनोटाइप रहता है 3:1 और जीनोटाइप रहता है 1:1। यदि अपन ये रेशियो भूल जाए तो क्या करें उस टाइम पे, तो एक मोनोहाइब्रिड का अपने को याद रखना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड का अपन ने याद रख लिया तो डाई हाइब्रिड का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मोनोहाइब्रिड का रेशियो मैं लिख रहा हूं 3:1, ये मोनोहाइब्रिड का है। अब इससे मैं डाई हाइब्रिड का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मोनोहाइब्रिड में 1 है तो डाई हाइब्रिड में मैं 3:1 को 3:1 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कैसे निकलेगा ये 9:3:3:1 का कैसे निकलेगा, इस 3 को मैं इस 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 9, इस 3 को इस 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3, इस 1 को इस 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 1, इस 1 को इस 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास इस 1 को इस 3 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3, इस 1 को इस 1 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 1। तो मोनोहाइब्रिड का 3:1 है, उसी से हमने क्या निकाल लिया है, डाई हाइब्रिड का रेशियो निकाल लिया है 9:3:3:1 का। अब उसी हिसाब से मान लो अपने पास में डाई हाइब्रिड का निकालना है, लेकिन अपने को डाई हाइब्रिड का रेशियो याद नहीं है, भूल गए हैं। तो मोनोहाइब्रिड का तो याद है, मोनोहाइब्रिड का अपने पास में क्या है 1:2:1, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1:1 से। अब कैसे करेंगे, इस 1 को इस 1 से करेंगे तो आएगा 1, इस 1 को इस 2 से करेंगे तो आएगा 2, इस 1 को इस 1 से करेंगे तो अपने पास में आएगा 1। फिर दूसरे का इस 2 को इस 1 से करवाएंगे तो 2, इस 2 को इस 2 से करवाएंगे तो 4, इस 2 को इस 1 से करवाएंगे तो 2। फिर इस 1 को इस 1 से करवाएंगे 1, इस 1 को इस 2 से करवाएंगे 2, इस 1 को इस 1 से करवाएंगे 1। ओरिजिनल जो रेशियो निकल करके आता है वो हमेशा यही निकल करके आता है, कौन सा,
12 12 42 121। लेकिन ये याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आजकल बुक के अंदर भी वही 12 24 12 121 वाला रेशियो निकल के आता है, लेकिन रियल में अपन रेशियो निकाल करके देखें तो ये वाला रेशियो निकल के आएगा। अब ये सही है या फिर गलत निकाला है, अपन ने मोनो हाइब्रिड से डाई हाइब्रिड बनाया तो ये सही बनाया है कि गलत बनाया, इसको चेक करने के लिए आप टोटलिंग कर दो इसकी। ये टोटल में 16 आने चाहिए, यदि 16 मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब अपन ने सही कर रखा है। जैसे 1 + 2 3 4 5 6 6 4 10 2 12 13 14 15 और 16, इसका मतलब अपन ने जो मोनो हाइब्रिड से डाई हाइब्रिड का रेशियो बनाया है वो अपना सही निकल करके आया है। तो ये आज की क्लास में हमने देखा है वंशागति का दूसरा नियम, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित होता है। इसका जो अपवाद होता है वो सहलगनता होता है, इसका फिनोटाइप होता है वो 9:3:3:1 होता है, और जीनोटाइप 12 24 12 121 होता है। और कैसे अपन ने गेमिट बनाए, यहाँ पे 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण अपन ने कौन से लिए थे, एक तो गोल और पीले वाले पादप लिए थे और एक झुर्रीदार और हरे वाले लिए थे। उसके बाद में हमने ये टेबल बनाई है, गेमिट बना करके टेबल बनाई, और उसके बाद में हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लिया है। ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है जो बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।